मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्योंकि आपने खुद ही कहा क्योंकि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसका ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है। और अगर Mg ने ऑक्सीडेशन कर ली है तो ऑब्वियस ही बात है जो दूसरा वाला मेटल आयन है उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और दूसरा मेटल आयन कौन है? एल्यूमिनियम। ये क्या करेगा? Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम मेटल बना लेगा। ये बात सभी को समझ आ गई जितने बच्चे प्रेजेंट हैं? लविशा, यस मृत्युंजय, यस पार्थ, रोशनी, संभव, तनिष, सक्षम। यस भैया। आदित्य कहाँ है? आदित्य समझ आ गया बेटे? आ गया सर। ठीक है। अब यहाँ पे आपने कह दिया ये रिडक्शन हाफ, ये ऑक्सीडेशन हाफ, तो दोनों इक्वेशंस अपने आप में तो बैलेंस है लेकिन ओवरऑल बैलेंस नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको फिर ऐड कर दिया। तो ये बन गई इक्वेशन 3Mg माइनस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3Mg2+, और दूसरी वाली बन गई 2Al3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Al। हाँ या ना? ओवरऑल इसको जोड़ दूं तो क्या बनती है इक्वेशन? इक्वेशन बनती है 3Mg प्लस 2Al3+ गिव्स 3Mg2+ प्लस 2Al। कितने लोग को ये ओवरऑल इक्वेशन लिखना आ गया? जल्दी बताइए। ओवरऑल इक्वेशन सबको समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर जिसको ना आया वो खासकर पूछेगा, जिनको समझ नहीं आया वो जरूर पूछ लेना। तो ये ओवरऑल इक्वेशन आ गई। तो आपने यहाँ पे अभी 1-1 मार्कर वाले 2 क्वेश्चन कर लिए। एक तो ऑक्सीडेशन हाफ लिखने के लिए आ गया, रिडक्शन हाफ लिखने के लिए आ गया, एक आ गया ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए। अब आपसे कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखकर दिखाइए। क्या लिखकर दिखाइए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, करके दिखाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, इसमें आपको दिखाई दे रहा है Mg से क्या बन रहा है? Mg2+। तो आपने क्या लिखा? 3Mg/3Mg2+। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में क्या कर दिया मैंने? लगा दिया डाई इलेक्ट्रिक। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे? 2Al3+ से क्या बनता हुआ दिख रहा है? 2Al बनता हुआ दिख रहा है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। कितने लोगों को कहानी समझ आ गई? क्विकली अपना हैंड रेज करेंगे, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ आ गया। सिमरन समझ आया बेटे? पार्थ? यस सर। मृत्युंजय क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। पिंकिया साहब समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है। अब देखिए, आपको कहा गया, एक क्वेश्चन दिया उसने बहुत सिंपल सा, Zn, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, Zn प्लस Ag2O प्लस H2O गिव्स Zn2 प्लस 2Ag प्लस 2OH माइनस। हाँ या ना? हाँ, मृत्युंजय कर दूंगा शेयर में। आपको ये इक्वेशन समझ आ गई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना? अब इसमें एक चीज समझना, इसमें H2O का कोई रोल नहीं है, इसमें OH माइनस का भी कोई रोल नहीं है, ये जस्ट मीडियम है। तो किसका रोल है समझ आ गया आप लोगों को? इसमें रोल है आपका जिंक का। इसमें आपके ऑक्सीजन का भी रोल नहीं है। जब ऑक्सीजन जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, बताओ यहाँ क्या देके जाएगा? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन चला गया, अरे ऑक्सीजन चला गया, Ag2+। वेरी गुड, 2Ag+। कितने लोगों को समझ आ गई ये बात? यस सर। कितने लोगों को ये स्टोरी समझ आ गई? अगर ये स्टोरी समझ आ गई तो क्वेश्चन इजी हो गया आप लोगों के लिए। जल्दी बोलिए। सर कैसे, मतलब सर 2Ag कैसा है? Ag2O है बेटे। सर एक बार और बता दो। बताता हूँ, Ag2O है। जैसे ही Ag2O जाएगा तो O कितनी वैलेंसी ले जाएगा अपने साथ? 2-। आया ना? O की वैलेंसी कितनी होती है? 2- होती है। तो देखो ये कैसे बनना है, मैं आपको सिखा देता हूँ। Ag ये जुड़ा हुआ है O से, तो O ने इससे भी बॉन्ड तोड़ लिया, इससे भी बॉन्ड तोड़ लिया, क्या बाहर निकला? O2-। तो हर एक Ag पर चार्ज क्या आ गया? प्लस प्लस। तो क्या बन गया? 2Ag+। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? समझ आ गई अक्षित? बाकी लोगों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया हमारा? 2Ag+, साथ में क्या बन गया? O2-। ठीक है। अब 2Ag+ और O2- हो गया
तो मुझे O2 माइनस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे किससे मतलब है, मुझे 2Ag प्लस से मतलब है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, मुझे तो 2Ag प्लस से मतलब है ना। मेरे लिए इक्वेशन क्या बन चुकी है, Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस साथ में क्या बन गया 2Ag। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. आप साफ साफ देखिए, जिंक से क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, Zn2 प्लस, हाँ या ना, और 2Ag प्लस से क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको 2Ag। तो बताओ कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन, कौन कर रहा है रिडक्शन? अरे Zinc बोलो। oxidation. Zn is Zinc oxidation कर रहा है सर. Zn कर रहा है ऑक्सीडेशन Ag reduction. और और Ag reduction. प्लस कर रहा है रिडक्शन, हाँ या ना। Yes, sir. तो अब मैं इसकी सेल हाफ लिखने के लिए कहूँ तो लिख दोगे आसानी से, Zn Yes, ने sir. क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बन गया Zn2 प्लस, सही है। तो ऑब्वियस ही बात है, दूसरा मेटल कौन है, सिल्वर, लेकिन सिल्वर नहीं ले सकता, मुझे क्या लेना पड़ेगा, सिल्वर का आयन। तो मैंने क्या ले लिया 2Ag प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना देगा 2Ag। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई? Yes, sir. ये ऑक्सीडेशन Yes, हाफ, sir. ये हो गया रिडक्शन हाफ। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? आंसर है हाँ, ये बैलेंस्ड है। बताओ बैलेंस क्यों है? Yes, sir. Balanced. वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और नीचे वाला 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। Gain बताओ कर रहा है. Yes, sir. बताओ ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी, ओवरऑल बनी Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस साथ में क्या बन गया 2Ag। ये बन गई आपकी ओवरऑल इक्वेशन, बन गई ओवरऑल इक्वेशन, जल्दी से बताइए। सर एक बार एजी वाला पार्ट बता दो। Ag2 में से O चला गया तो क्या बच गया बेटा, Ag2 प्लस 2Ag प्लस। बाकी कहानी तो सबसे दिखी रही है आपको, ये Ag प्लस से Ag हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं इसने। जिंक से Zn2 प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब एक बात जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी कि जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो कौन सा एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। Reducing agent. कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यानी कि रिडक्शन कर रहा है वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ई नॉट वैल्यू दे देगा, तो समझ जाना जो रिडक्शन करने वाला है वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. चलिए यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में मुझे समझ आ गया ऑक्सीडेशन हाफ यानी कि एनोड ये है, रिडक्शन हाफ यानी कि कैथोड ये है। और तो और उसने आपको वैल्यू दे दी कि कैथोड की ई नॉट वैल्यू, यानी कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में वो अगर ऊपर दे देता कि ई नॉट कैथोड आपको वैल्यू दे दी है 0.80 और ई नॉट एनोड आपको वैल्यू दे दी है -0.76 वोल्ट। तो आपको जो पहला फॉर्मूला मैंने सिखाया था कौन सा वाला, ई नॉट सेल, फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, हाँ या ना। Yes, sir. तो अब देखो इसी क्वेश्चन में वो चाहता ना तो ई नॉट कैथोड ना लिखते हो, खाली लिख देता क्या कि ई नॉट एजी स्लैश एजी प्लस 0.80 वोल्ट और ई नॉट Zn स्लैश Zn2 प्लस इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट। तो मैं यहां से भी पहचान लेता कि जिंक क्या करने वाला है, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर क्या करने वाला है, रिडक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि Yes, मैंने sir. ऊपर एक बात लिखी है, अगर आप ध्यान से आपने सुना होगा मेरी बात को, तो मैंने लिखा था जिसकी जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी ई नॉट की वो उतनी जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन करता है, एनोड करता है। और यहाँ पे कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक कर रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो यानी कि एनोड कौन है, जिंक एनोड है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और सिल्वर Yes, यहाँ पर sir. क्या है, सिल्वर यहाँ पर कैथोड है। तो अगर मैं आपसे कहूँ ई नॉट सेल निकाल दो तो ई नॉट सेल की वैल्यू हो गई ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड कौन है आपका, सिल्वर, यानी कितनी वैल्यू है 0.80 माइनस, फॉर्मूले में माइनस होता है इसलिए माइनस क्या आता है, ई एनोड, एनोड क्या है -0.76। तो बताओ आंसर कितना आ गया, प्लस में 1.56 आ रहा, जल्दी बोलिए 1.56 वोल्ट प्लस में आंसर आया है नहीं आया? कितने Yes, लोगों sir. को प्लस में 1.56 वोल्ट समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। जिनको 1.56 वोल्ट समझ आ गया वो अपना हाथ खड़ा करें। त्यागी जी आपको समझ नहीं आया? जोशी जी नहीं सर. क्या समझ नहीं आया इसमें? कैथोड माइनस एनोड नहीं कर पाए तुम?
जल्दी बोलो, कैथोड माइनस एनोड नहीं कर पाए? अरे अक्षय कुछ पूछ रहा हूँ मैं, बताओ मुझे। एक सेकंड सर। बाकियों को भी टाइम वेस्ट होता है, जवाब दिया करो तुरंत। जल्दी बोलो, क्या चीज समझ नहीं आई वो बताओ मुझे खाली ना। सर आपका आंसर -0.76 कैसे आया? अरे माइनस तो दे रखा है ना, ई नॉट जेड टू प्लस की वैल्यू, माइनस नहीं आ रहा आंसर मेरा। ये ई नॉट जेड की वैल्यू दी हुई है, या ई नॉट एजी की वैल्यू दी है, तो 0.80 अच्छा ठीक है सर, ये माइनस वैल्यू ऑफ है क्या? माइनस, ठीक है सर। माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया वो ऑटोमेटिकली। वैसे भी ना ई नॉट सेल की वैल्यू जनरली पॉजिटिव ही आएगी आपकी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है डेल्टा जी निकालने का। इसका फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट सेल, जहाँ पे एफ की वैल्यू आप लोग दो वैल्यूज होती हैं, कोई भी लर्न कर सकते हो। एक होती है 96500 और एक होती है 95487। तो कई क्लासेस में 95487 बोला, तो आप लोग वो यूज करना। और बाकी 96500 भी एब्सोल्युटली फाइन है। इनमें से जो वैल्यू लगे वो आप लोग अपने टीचर के हिसाब से अप्लाई कर देना, चल जाएगा। तो मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है ये? गिब्स फ्री एनर्जी। तो ध्यान रखना, गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी कैसे है। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग, जिसे एन फैक्टर भी कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो इसमें कितना है एन फैक्टर? ये दिख रहा है आप लोगों को। एन क्या है इसके अंदर? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2। तो क्या मैं लिख दूं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2। एफ की वैल्यू कितनी होती है? फिक्स वैल्यू है 96500 और ई नॉट सेल आपने अभी निकाला था 1.56। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेशियो है। कितने लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं है? जल्दी बताइए। ऐशना, आदित्य, आ गया सर। आर्यांश, कार्तिकेय बेटे समझ आया? आ गया सर। रोशनी, इल्मा, यस भैया आपका समय। ठीक है। युक्ति क्लियर है? युक्ति क्लियर है ये? यस सर। ओके। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। आप चाहो तो 1 मार्क के लिए लिख सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? कोई पूछे आपसे तो आप क्या लिख कर आओगे? ये वो सेल है इन विच इलेक्ट्रिसिटी is produced as a result of redox reaction। रिडॉक्स होने की वजह से जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें ना एनसीईआरटी मैंने कहा था आपको, पेज नंबर 2 में एक ग्राफ दिया हुआ है। तो उसने कहा कि कंडीशन है 3 कि अगर एक्सटर्नल ई नॉट सेल जो होता है वो सेल के ईएमएफ से ज्यादा हो तो क्या हो, एक्सटर्नल ईएमएफ अगर छोटा हो ईएमएफ से तो क्या हो, और एक्सटर्नल ईएमएफ मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको याद रहेगा। ये है ई नॉट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ई नॉट सेल। अगर ये सेल के ईएमएफ से ज्यादा होगा, याद रखना, तो जो आपका करंट फ्लो करेगा, ये याद रखिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कहां से कहां फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे? कैथोड से एनोड। तो ऑब्वियस ही बात है, जो करंट होता है वो ऑपोजिट फ्लो करता है। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? जल्दी बोलो। एनोड टू कैथोड, याद रहेगा? जल्दी बोलो। यस सर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना, इसमें आपसे पूछेगा मेटल कहाँ मिलेगा। जनरली मेटल मिलता है कैथोड पर, लेकिन इस केस में मेटल कहाँ मिलेगा आपको? मेटल एट एनोड मिलेगा। और मड आपको कहाँ मिलेगी? कैथोड पर। कैथोड पे डिसॉल्व होगा मेटल, मतलब इम्प्योर मेटल जो होगा आपका वो कैथोड पे मिलेगा। ये वाला पॉइंटर लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर किस में? ये क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट ऊपर कर दीजिए। मैं करता हूँ। वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेल। यानी बाहर से आपने क्या किया? बैटरी कनेक्ट कर दी है उस सेल के अंदर, और उसका उस बैटरी का जो ईएमएफ है वो आपके सेल की बैटरी से ज्यादा है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा? तो ध्यान रखना, उस केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा आपका कैथोड से एनोड। जनरली क्या होता है?
ये जो इसका सेकंड केस जो है वो वाइस वर्सा है। उस केस में क्या होगा, ई नॉट सेल छोटा है ईएमएफ से, तो ये सारी चीज उल्टा कर देना। उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, एनोड टू कैथोड। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, उल्टा, कैथोड टू एनोड। सही है। और इस केस में मेटल कहां मिलेगा, मेटल एट कैथोड। और इम्प्योरिटी कहां मिलेगी, इम्प्योर एट एनोड। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। ये कंडीशन Yes, याद sir. कर लोगे। यस सर। और सिर्फ एक Yes, कंडीशन sir. ऐसी है जिसमें कहीं पर भी कोई नेट फ्लो नहीं होगा, और वो कंडीशन है कि जब ई नॉट सेल बाहर का बराबर हो जाता है ईएमएफ का, उस समय हम कहते हैं कि बैटरी ने क्या गेन कर लिया, इक्विलिब्रियम कर दिया है। तो इसलिए नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। Yes, sir. कर लेंगे क्वेश्चन आ गए तो जल्दी बताइए। Yes, बच्चे sir. ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होती है, क्यों होती है, पहले मैं क्लियर करता हूं एक बार। नर्न्स्ट इक्वेशन कहती है ईएमएफ या फिर ई सेल, ये होता है फॉर्मूले में ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी वाले क्वेश्चन को ले लेते जो हमने ऊपर किया था। इसमें हमने लिख दिया Zn, साथ में लिख दिया वही, मैं से इक्वेशन को ले लेता हूँ। क्या थी इक्वेशन हमारी, ओवरऑल इक्वेशन क्या आई थी, Zn प्लस 2Ag प्लस, Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2Ag, जहां पे 2Ag प्लस की कंसंट्रेशन इन्होंने दे दी है 0.01 m और Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन है 0.0001 m। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ आप क्या क्या निकाल चुके हो। आप इस सेल का ई नॉट सेल निकाल चुके हो। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया उसने, 20 डिग्री सेल्सियस। चलो ले लेते हैं उसको। यहाँ पे जो F होता है ना, मैंने बताया था अभी आपको, ये फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है 96500। यहाँ पर जो N होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, इसमें कितने हैं 2 है। R की वैल्यू फिक्स होती है 8.314। T होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ये तो सेल्सियस में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा 273 इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 293 केल्विन। हाँ या ना, जरा वैल्यू पुट करना शुरू करें। ई नॉट सेल कितना था 1.76 माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 293 केल्विन अपॉन एन, एन कितना था 2, एफ कितना था 96500 लॉग। अब लॉग में आता है, आप नोटिस कीजिएगा, लॉग में आता है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारा, और ये नीचे वाला क्या है हमारा रिएक्टेंट। अब इसमें एक बात आप सभी ने ध्यान रखनी है, किसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो प्योर होगा उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम जिंक को कंसीडर नहीं करेंगे, प्योर मेटल है, और यहाँ पे हम सिल्वर को कंसीडर नहीं करेंगे, प्योर मेटल है। तो बताओ प्रोडक्ट में क्या रह गया आपके पास, जल्दी बोलो। Zn2 plus upon प्रोडक्ट में रह 2 गया Zn2 प्लस, square रिएक्टेंट में क्या रह गया आपके पास Ag प्लस। Ag plus square। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, आपने लिख दिया लॉग में Zn2 प्लस, उसका मोलर कोएफिशिएंट 1 था इसलिए 1 लगा दिया। फिर नीचे आ गया 2Ag प्लस, यानी कि मोलर कोएफिशिएंट कितना है 2, इसकी पावर कितनी हो गई 2। हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ये वाली बात कितने लोग को समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। सही बच्चे बताएं मुझे, भूमि, इल्मा, खुशी, Yes, sir. क्लियर है बच्चों, रोशनी, Yes, sir. सिमरन क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब Zn2 प्लस मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, से बोलते हैं कंसंट्रेशन, और यहां लिखी हुई है आपकी कंसंट्रेशन, ये कितनी है 10 की पावर -4, ये कितनी है 10 की पावर -2। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर दूं, इट वुड बी log 10 की पावर -4 अपॉन Ag प्लस कितना है 10 की पावर -2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 10 की पावर -4। एम आई क्लियर टू ऑल? -2 इंटू 2 कितना होता है -4, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +4। तो log की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो log की वैल्यू कितनी आ गई? अरे log 1 आ गया ना,
ये देखो लिख देता हूँ मैं, चलो Yes. -4 Sir, one. + 4 ये हो गया log 10 की पावर कितना होता है, -4 0 हो गया ना, यानी कि समथिंग की पावर 0 पूरा 1 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी, जल्दी बोलो। 10 की पावर 0 क्या होगा, आगे आ जाएगा ना, 0 आ गया, log 10 1 होता है, तो 0 into समथिंग वुड बी 0, 0 log 10 0 आ गया। 0 तो अब बचा हुआ खाली क्या रह गया, 1.76। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा नंबर था, पूरा नंबर, ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, हो रहा था ना, जल्दी बोलो। तो Yes, Yes, sir. sir. आंसर कितना आ गया, 1.76। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. कितने लोग को ये Sir. पूरा क्वेश्चन समझ आएगा, बात क्या करना। सबके हैंड रेज का वेट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, जिसका नहीं हुआ इसका मतलब उसे नहीं समझ आया। आदित्य, रोशनी, सर एक जी बोलिए बोलिए बोलिए। एक चीज पूछ रही, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन है वो भी हाँ, आ सकता है एग्जाम? आ सकता है 1 मार्क के लिए। यार एक बार वो वाला बता देना, उसकी थोड़ा डाउट था मुझे। उसमें कुछ भी नहीं करना होता, जो आपको रिएक्शन में दिखा हुआ ना, उसमें पहले देखो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, फिर देखो रिडक्शन कौन कर रहा है। ऑक्सीडेशन वाले एक तरफ लिख दो, डबल सॉल्ट ब्रिज लगा दो बीच में, और रिडक्शन वाले एक तरफ लिख दो, सॉल्ट ब्रिज लगा दो। तो सर ये बैलेंस क्वेश्चन होगी तभी हो पाएगा ना, बैलेंस नहीं, बैलेंस बैलेंस करके? नहीं, अनबैलेंस में नहीं लिखा जाता ये। तो और बताइए किसको कुछ डाउट था, क्लियर है, आगे बढ़ो। चलिए कोई जवाब नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। अब मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, उसने कहा हाउ विल यू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटीज निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता है? हाँ हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, बताओ जरा एक बार कौन सा फॉर्मूला था? मतलब लिमिटिंग मोलर Mu- कंडक्टिविटीज वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला था लैम्डा m इज इक्वल के- टू लैम्डा नॉट m माइनस a अंडर रूट c। याद है फॉर्मूला, जल्दी बोलो। Yes, sir. ये वाली कौन सी इक्वेशन थी, Yes, sir. डी बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन, याद रहेगा? अरे याद रहेगा ही नहीं, इसे मैंने ग्राफ वापस बोल दो। Yes, ये वाली sir. इक्वेशन थी डी बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन, ये मैंने करवाई भी थी और मैंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था, जरा बताना मुझे एक बार। मान लो ये लैम्डा m है, ये कंसंट्रेशन है, ये है A, ये है B, बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है और क्यों है? A का strong electrolyte है वेरी और गुड। weak और B क्या है? electrolyte वीक इलेक्ट्रोलाइट, आया ना? yes. तो उसने बोला, उसने पूछा कि हम किसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखना कि हम A की मोलर कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो प्रॉपरली एक्सपोनेंशियल वैल्यू शो कर रहा है, जबकि जो B का ग्राफ है वो एक इलिप्टिकल ग्राफ है, एक पैराबोलिक ग्राफ है, और कर्व को हम एक्स्ट्रा प्लॉट मतलब ग्राफिकल वैल्यू से उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। चाहो तो लिख लो, इस ग्राफ में लैम्डा नॉट m of A can be calculated, लिख लेना, can be calculated, but lambda not m for B cannot, because for a curve extrapolation मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो जब एक्स्ट्रापोलेशन ही नहीं कर पाएंगे तो हम स्लोप नहीं निकाल पाएंगे, ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना जो B यानी कि यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम उनकी लैम्डा नॉट m कैलकुलेट नहीं कर पाते, हम किसकी कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम आसानी से ग्राफिकल मेथड से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर पाते हैं। Am I clear to all? ये क्वेश्चन तो आया क्या है? ये NCERT में लिखा है? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, इसलिए मैंने बताया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब उसने कहा एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कहता है वाई डज कंडक्टिविटी, एक वर्ड सुना था हम लोगों ने कंडक्टिविटी, है ना, उस पर ही वैसे मैं आने वाला हूँ।
पहले नर्स क्लियर हो गया सभी को? नर्स पर बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे? Yes, मान sir. लो एक Yes, क्वेश्चन sir. देता हूँ आप लोगों को, बताओ करके कर पाओगे या नहीं, फटाफट बताना। SN/SN2 प्लस कंसंट्रेशन है 0.004 m, सॉल्व नहीं करेंगे, खाली वैल्यू पुट करेंगे। H प्लस की वैल्यू है 0.020 m स्लैश H2 स्लैश PT। ध्यान रखना PT का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, PT सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोड है। इसकी E0 वैल्यू दे रखी है SN2 प्लस स्लैश SN माइनस 0.14 वोल्ट, हाँ है ना? और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि E0 H प्लस स्लैश H2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। हाइड्रोजन का 0 होता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल। इसका EMF निकालना है, निकाल पाओगे या नहीं? पहले बताओ मुझे हाउ टू कैलकुलेट दी E0 वैल्यू क्विकली। E0 बोलो पहले फटाफट। So E cathode minus E anode. cathode minus E anode. पहचानो इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है? 0 minus 0 0.4. minus 0.04. यानी कि ये जो 0 माइनस 0.14 वाली वैल्यू है, ये क्या करने वाला है? ऑक्सीडेशन। और ये क्या करने वाला है? रिडक्शन। यानी कि ये क्या हो गया? कैथोड, और ये क्या हो गया? एनोड। कितने लोग को ये पॉइंट समझ आ गया? जल्दी से हैंड रेज करना होता जब पूछता हूँ जल्दी से। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप लोग का हैंड रेज होना चाहिए। अर्पित समझ नहीं आया बेटे? आ गया। आदित्य, कुणाल, सिमरन, आ गया सर। आ गया। अब फटाफट आपने E कैथोड माइनस E और निकाला, तो निकला 0 माइनस माइनस ऑफ 0.14, इट कम्स आउट टू बी 0.14 वोल्ट, हाँ या ना? ये किसकी वैल्यू आ गई? E0 की वैल्यू आ गई। आ गई या नहीं आई? Yes, sir. आ गई। E0 हमने निकाल लिया अपने EMF निकालने के वक्त। अब इसकी जरा सेल हाफ बताना फटाफट जल्दी से बच्चों। सेल हाफ कैसे लिखो इसकी? कोई ट्राई करेगा आप मेरे? सेल हाफ SN minus 2 SN2 electron plus will give SN2. पहले होगा SN ने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2, क्या बन गया? SN2 प्लस। कौन सा हाफ है? ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ। Oxidation half. बताओ रिडक्शन हाफ क्या बनेगा? 2H plus 2 electron. वेरी गुड, वेरी गुड। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बन जाएगा? 2H, बल्कि H2 भी कह सकते हैं इसको, है ना? और यहाँ पे इन्होंने H दिया हुआ तो आप 2H ही लिखना उसको। क्या ये बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए। Yes, sir. ये क्लियर है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. yes sir आप इसे 2H को H2 ही कर लो, इजी रहेगा। तो अब इसकी ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई? SN प्लस 2H प्लस गिव्स SN2 प्लस प्लस H2, हाँ या ना? बताओ किसे किसे काउंट नहीं करूंगा, जल्दी बोल दो। SN और H2 SN और H2। बहुत बढ़िया। चलो बताओ जरा एक बार इसकी EMF की इक्वेशन क्या बनने वाली है? EMF इज इक्वल टू E0 सेल कितना है? 0.14, ठीक है? माइनस, मान लो ये STP पर है, ध्यान रखना बच्चों, STP पे क्या होता है? 0.59 0.0591 अपॉन n 0.059 upon N. लॉग प्रोडक्ट Product अपॉन upon reactant. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सही है ना? SN2 plus upon S plus square तो ये बन गया 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 लॉग प्रोडक्ट में किसको लेना था? SN2 प्लस। कितनी है SN2 प्लस की कंसंट्रेशन? 0.004, यानी लिख दूं 4 into 10 power minus 3, yes sir 4 into Yes, sir. 10 power minus 3 अपॉन नीचे क्या है रिएक्टेंट में? 0.02, यानी इसका स्क्वायर करना है, तो मैं इसे क्या लिख दूं? 0.04 2 into 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर लिख दूं? जल्दी बोलो। स्क्वायर क्यों है ये पता है ना? Yes, क्योंकि वो H प्लस है और Yes, ये sir. स्क्वायर होना है, coefficient ये स्क्वायर होगा। ये देखो H प्लस का स्क्वायर दिख रहा है ना सभी को? अरे ये H प्लस का स्क्वायर होगा जब मैं Yes, रिएक्टेंट sir. yes लिखूंगा, sir Yes, इट sir. वुड बी H प्लस का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 से 4 कट गया, नीचे कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 4, ऊपर जाएगा but तो 10 log 10 log 10 1 हो गया, और log 10 कितना होता है? 1। तो आंसर आ गया 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन 2। कितने लोगों को बात समझ आ गई? Yes, भैया. क्लियर है? yes sir चलिए Yes, sir. अब एक क्वेश्चन आता है आपका कंडक्टिविटी पे। हालांकि मैं कंडक्टिविटी कल आपको पूरा ढंग से कराऊंगा एक बार, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना कंडक्टिविटी के ये क्वेश्चन, चाहे लैंग्वेज लिख लो इसकी, हर स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी होती क्या है। पहले तो ये ध्यान रखना, कंडक्टिविटी सिंपली क्या रिप्रेजेंट करती है?
नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जल्दी बोलिए। व्हाट इज Number of ions per unit volume. नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट Number वॉल्यूम of ions per unit volume. उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। अब उसने कहा कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की डिक्रीज क्यों होती है डाइल्यूशन होने पे, तो आंसर वही है जो मैंने अभी बोला आपको डेफिनेशन। क्या लिख कर आओगे, क्या लिख कर आओगे, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे घट क्यों रही है, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे Saturate हो जाता है। नहीं, अभी मैंने जो डेफिनेशन बोली है उसी को डिफाइन नहीं कर पाओगे। डिक्रीज करना है मुझे कंडक्टिविटी को, तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ आयंस ऑन Per unit volume कम हो डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, डाइल्यूशन करने पर क्या हो जाएगी, Decrease. डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। अब मान लो मुझे कहना है कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है किसी कारणवश, तो आंसर क्या लिख कर आओगे, Number of ion per unit volume. क्या मेरी बात समझ आ गई। यस सर। अब एक डेफिनेशन और लर्न कर लो जिसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मैंने आपको बताया था ये कंडक्टिविटी की वो लिमिट है जब आपकी सॉल्यूशन किसको रीच कर रही हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। किसको रीच कर रही हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन Finite dilution. रीच कर रही हो, तो आप लिखोगे ये मैक्सिमम कंडक्टिविटी है, इट इज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी जितनी हो सकती है व्हेन सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड। याद रहेगा। इसके बाद अगर आप और भी डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चाहो तो ये लाइन भी ऐड कर लेना, इफ फर्दर डाइल्यूशन will occur, no increase in lambda and molar conductivity will take place। क्या मेरी बात समझ आ गई सही बच्चों को। What is limiting molar conductivity, जल्दी Yes, बोलो। ये वो मैक्सिमम कंडक्टिविटी है किसी भी सॉल्यूशन की जो कि इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है। अगर मैं फर्दर इसे डाइल्यूट कर भी लूं तब भी लैम्डा एम पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एम आई क्लियर टू ऑल। यस सर। कर लोगे Yes, सभी sir. बच्चे, पक्का। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Sir, एक मिनट नोट कर रहा हूँ। हाँ नहीं, ये मैं अभी शेयर भी कर दूंगा आपको रिकॉर्डिंग आपके लिए। अब मेरा होमवर्क सुन लो, मैंने जो बताना है आप लोगों को आज, क्योंकि कल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाइंड अप कर देंगे पूरा। तो आज आप बच्चे लग के जितने भी नर्स्ट के न्यूमेरिकल्स हैं, डेल्टा जी के न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के सर इंटेक्स, तो डेली क्लास है ना, हाँ डेली क्लास ऑनलाइन। है जी, टर्म तक आपकी डेली क्लास है अभी। ठीक है। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट, सभी बच्चे सुन लें एक बार, ये एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में नॉन इक्वेशन, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डेल्टा जी, ये आप लोग आज फिनिश कर लेंगे। आप लोगों ने तो एक्सरसाइज भी कर ली होगी, बहुत अच्छी बात है, कर ली है तो। क्योंकि कल मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कराऊंगा फैराडे के लॉ और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन खुराश लॉ। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल ही बताया था, खुराश लॉ तैयार कर लो, फैराडे तैयार कर लो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन जो मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ ये भी याद कर लेना, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कल फिर से शाम को 9:30 बजे क्लास होगी, 9:30, तो आप लोग पढ़ के रखिएगा। और ये वाली क्लास दोबारा रिपीट करिएगा। मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से पढ़ लो, आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कल भी पढ़ कर आइएगा सभी बच्चे। टेक केयर बच्चों, गुड नाइट। जिस दिन ऑफलाइन क्लास होगी उस दिन ऑनलाइन होगा। हाँ अभी रहेगी you, बेटा कुछ दिन। sir. ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir.